लेकिन राजीव जेटली जी, तारीख बदलने के लिए आप त्योहारों का हवाला जरूर दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है आप डर गए हैं चुनाव से, और खास तौर पर इस पर असर है लोकसभा चुनाव के नतीजे। नहीं पूजा, एक बात को समझिए। अगर हम ये कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भागीदारी होनी चाहिए, तो उसमें डरा हुआ कौन है, इसका अंदाजा लगाइए। अगर विपक्ष ये कहता है कि भाई लोगों को छुट्टी मनाने दीजिए और चुनाव ऐसे वक्त पे करे जाएं जिस वक्त के अंदर भारी संख्या जो सी है वो हरियाणा से बाहर हो, तो इसमें डर तो उनके सामने साफ नजर आ रहा है। वो चाह रहे हैं कि हम पिता पुत्र दोनों जो है अपने बटन दबाएं और अपनी सरकार बना लें। ऐसा होता नहीं है। होता केवल इतना है कि जब पूरे प्रदेश के अंदर भागीदारी होगी और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग बढ़ेगी, तो नो डाउट कि भारतीय जनता पार्टी को उसको बेनिफिट मिलेगा। इसकी एक वजह बड़ी बताता हूँ। ज्यादातर कमजोर तबका जो हरियाणा में रहता है, व्यापारी, शहरों में रहने वाले, गांव में रहने वाले, ये लोग बड़े ना भय के वातावरण से निकले हैं, बड़े खौफ के वातावरण देखा है इन्होंने कांग्रेस के राज में। ये नहीं चाहते दोबारा से वैसा का वैसे परिस्थिति देखने को मिले। और दलितों के ऊपर जो अत्याचार है वो भुलाया नहीं है। सबने देखा था किस तरीके से मिर्चपुर कांड हरियाणा के अंदर हुआ, किस तरीके से रोहतक के अंदर एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और उसके बाद उसकी सुनवाई नहीं हुई थी। तो ये सारी परिस्थितियां कोई वापस नहीं चाहता है हरियाणा के अंदर। इसीलिए हमने कहा कि जो लोग हरियाणा को सुरक्षित चाहते हैं, हरियाणा के अंदर अच्छा वातावरण चाहते हैं, अच्छा माहौल चाहते हैं, सुरक्षित माहौल चाहते हैं, वो क्यों ना दें अपना वोट। और अगर कांग्रेस इस तरीके की टिप्पणी कर रही है कि आप डर गए, मतलब कि आप लोगों को जाने दीजिए, जो कम बचे भी लोग हैं उन्हीं के साथ हम सरकार बनाएंगे, तो आप कितनी ईमानदारी हरियाणा के प्रति दिखा रहे हैं, इसका अंदाजा लगा लीजिए। अब भय कहाँ है राजीव जी, ये नहीं पता ना। पिता पुत्र की आप बात करते हैं कि वो वाली राजनीति तो आपके यहाँ भी चली रही है ना। कहीं पिता पुत्र के लिए टिकट मांग रहा है, कहीं माँ बेटी के लिए मांग रही है, तो ये वाली राजनीति तो चली रही है आपके यहाँ भी। नहीं, बिल्कुल मांगने का तो अधिकार सबके पास होता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति उस प्रदेश को प्रोपेल करने की कोशिश करे अपने घर से, तो वहां पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठता है। अब मैं बात जब कर रहा हूं कि आप तो देखिए, इन्हीं के पूर्व में अध्यक्ष हुआ करते थे अशोक तंवर, उनको उठा के मन से ही नीचे फेंक दिया। तो दलितों के साथ किस तरीके का रवैया ये अपनाते हैं। आज कुमारी शैलजा है, वो स्ट्रगल कर रही है अपने अस्तित्व के लिए, तो दलित कहाँ खड़ा है इनकी पार्टी में, आप उसका अंदाजा लगाइए। अरे मैं तो कहता हूँ कुमारी शैलजा भी जब अपना वोट डालेंगी तो हो सकता है वो भी भारतीय जनता पार्टी के फेवर में डाल दें। आपने तो सर आंखों बिठाया ना अशोक तंवर को, जनता ने नकार दिया। मैंने आपसे बात जो रखी वो ये रखी कि उठा के नीचे फेंक दिया, मन से उठा करके नीचे फेंक दिया, जिस पर हुड्डा साहब खुद खड़े हुए थे। मैं कह रहा हूं आपसे कि कुमारी शैलजा भी इतनी प्रताड़ित हैं कि उनको भी मौका मिले तो वो भी बीजेपी को वोट डाल के चले जाएंगे। वो नहीं चाहेंगे ऐसा माहौल बन जाए कि मुझे भी उठा के कल को कोई मन से नीचे फेंक दे। तो मैं कह रहा हूं कि आप उससे ही अंदाजा लगा लीजिए कि आम आदमी के क्या हालात होते हैं, उसको सोचिए। जो आदमी खुद मेंबर पार्लियामेंट रहा हो और जो मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट हो, जब वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा हो, जब वो खुद असुरक्षित हो, तो आम जनता के साथ इस तरीके का व्यवहार कांग्रेस के राज में होता होगा या हुड्डा साहब के राज में होता होगा, इसका अंदाजा लगे। इसीलिए हमें कहते हैं हमें कोई प्रचार करने की जरूरत नहीं, हम केवल इतना बोलेंगे 10 साल पहले के शासन को याद कर करके वोट कीजिए, बस दैट्स इट। इतनी ही बात रखनी है। लेकिन वो स्थितियां भी राजीव जी सामने आ जाती ना, 9.5 साल के मंत्री को बिल्कुल ठीक लोकसभा चुनाव से पहले बदलना, फिर वो भी दिखता है। फिर लोकसभा चुनाव के नतीजे, उस पर 5 सीटों का आपको नुकसान होता है, और उसमें भी उसके अलावा भी ऐसी कई सीटें जहां पर कांग्रेस अच्छा मार्जिन रहा कांग्रेस का, फिर वो भी स्थितियां सामने आती हैं। आपका वोट प्रतिशत 2019 के मुकाबले घटा है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि देखिए, अभी जैसे नायब सिंह सैनी है, बड़ी फ्लेक्सिबल रवैया उन्होंने अपनाया है, और जिन वजहों से हमें नुकसान का अंदाजा लगा, जिन वजहों से हमने वो सारे के सारे फैसले बदले हैं। और हमने वो फैसले भी बदले हैं जिससे प्रदेश बेहतर हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो जनता की मांग है, हमने कहा इसको और अपग्रेड करेंगे, इसको और मॉडिफाई किया जाएगा, इसके अंदर चेंजेस किए जाएंगे, वापस इसको लागू करेंगे, बेहतर तरीके से लागू करेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए, अकेला ऐसा प्रदेश बन गया जो 24 फसलों के ऊपर एमएसपी दे रहा है हरियाणा, अकेला ऐसा प्रदेश बन गया। आप पिछली सरकारों का, हमारी सरकार, मैं कहता हूँ अभी तो आपकी डिबेट चल रही है, मेरे ढींगड़ा साहब बड़े अच्छे मित्र हैं, ढींगड़ा साहब को आप मैं अभी पहले से मौका देता हूँ, उनसे पहले किसी और को चांस दे देना। 5 मिनट है इनके पास, तैयारी कर लें और बता दीजिए, कंपैरिजन शीट लेकर के आ जाइए, कांग्रेस की सरकार में किसानों के क्या हालात है, कितनी एमएसपी होती थी और भाजपा कितनी दे रही है, कितना पैसा देता है। आपके शासन काल में भी तो किसान सड़कों पर हैं, और आजकल तो किसानों को लेकर जैसे आपके नेता बयान दे रहे हैं, आप खुद ही घिरते नजर आ रहे हैं। अपने नेताओं के बयानों से आप ही किनारा कर लेते हैं। नहीं, हमने अगर कोई किसानों के खिलाफ बयान देगा तो उसका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई भी भारतीय जनता पार्टी करती है। उसका भी मुझे लगता है आपको अंदाजा है कि हमने किस तरीके की स्टेटमेंट उनके खिलाफ दी है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह आता है कि किया क्या। और आपने कहा कि किसान सड़क पे, देखिए वो जो किसान लीडर थे वो तो खुद चुनाव में कूद गए। उन बेचारा किसानों को थोड़ी पता था कि हमारे को पीछे खड़ा करके खुद चुनाव के लिए अपनी रणनीति बना रहे हैं, और खुद इनकी महत्वाकांक्षा है कि मैं राजनीति में कूद जाऊँ।
तो वो किसान लीडर जो उनको लेकर के लीड कर रहे थे, जब वो खुद चुनाव में कूद गए तो उससे अंदाजा लगाइए कि मंशा कुछ और थी। और जब उस किसानों का एहसास हुआ तो वो अपने अपने घरों में लौट गए। अब मुद्दा यहाँ पर यह है कि मैं तो फिर भी ये कहता हूँ कि भाई आप मुझे ये तो 10 बंधु ऐसे तो बता दीजिए, मुआवजे को ले लीजिए, चाहे एमएसपी को ले लीजिए, चाहे किसानों को देने वाली राशि ले लीजिए जो उनके खातों में जाती है, यूरिया को, अरे कोई तो ऐसी चीज बता दीजिए जो हमसे बेहतर की होगी। और आपको तो मंच खुला है भी इस टाइम, मैं तो पूरा मौका दे रहा हूँ। 45 मिनट की आप डिबेट करते हो, केवल ढंगड़ा जी को प्रॉपर 15 मिनट मेरी तरफ से भी दे देना, मैं अपना वक्त नहीं लूंगा आपसे, उनको देना, उनको बोला बताइए, उन्होंने 10 प्रश्न उठाए हैं, इसका जवाब दे दीजिए। जवाब दे देंगे तो हिसाब इस वक्त तो हिसाब मांगना आपसे है ना 10 साल का। तभी तो मैं कह उनके रहा हूं 10 साल में क्या हुआ उसका जवाब तो जनता ने आपको दिया, 10 साल आपको सराहा, लेकिन 2024 के नतीजों ने सब उलट पलट कर दिया ना। 5 सीटों का आपको नुकसान होना, किसान का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, पहलवानों का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे थे ना जिसको लेकर यूथ, युवा, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे थे, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा है। मुझे लगता है हरियाणा सबसे समृद्ध प्रदेशों में माना जाता है, सबसे समृद्ध प्रदेशों में सबसे ज्यादा रोजगार भी यहीं से जनरेट होता है, सबसे ज्यादा रोजगार लोग बाहर से आकर भी पाते हैं। और हरियाणा के अंदर जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में केवल राजनीतिक तौर पर बेरोजगारी और रोजगार बोला जा सकता है, दलित और स्वर्ण बोला जा सकता है, लेकिन हकीकत ग्राउंड पे राजीव जी जा रहे हैं, राजीव जी से पूछिए रहा किस तरीके का डर है लोगों में। जब ये कुछ एक गांव में जाते होंगे तो अगला गांव वाला इनको क्या बताता होगा। लेकिन गैर जाट वाली पार्टी अब तो सब दरवाजे सबके लिए खुले हैं ना। नहीं, जाट वाली पार्टी किसने बोला? आपने बोला, मैंने तो बोला नहीं भाई। हम तो सबकी पार्टी हैं, हम तो पूरे प्रदेश की पार्टी हैं। जो अपने आप को किसी जाति से जोड़ करके अपनी पार्टी को स्टैब्लिश करता हो, अरे हम तो, आप ये देखिए हुड्डा साहब की पुरानी स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने खुद बोला था मैं पहले जाट हूं, उसके बाद मैं मुख्यमंत्री हूं। तो जो प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने आप को जाति से जोड़ लेता हो, तो आप उससे क्या अंदाजा लगाएंगे किसका वो साथ देने वाला और किसकी खिलाफत करने वाला है।